हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स। और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। Hello everyone, so this is Rishabh Dikshit. I have just cleared Madhya Pradesh Judicial Services examination with All India rank 96 and I am a graduate from National Law University Jodhpur in the year 2019. After that I worked at Cyril Merchant Mangal Das, which is a corporate law firm for a year, and then uske baad I left my job and I started preparing for Judicial Services exam. So this video is primarily dedicated to the students who are very much willing to clear Madhya Pradesh or Rajasthan Judicial Services exam, because I think that I have decoded certain things which can be useful for the preparation for the aspirants of these examinations. The first and foremost thing which I would want to bring into everyone's notice is कि जब भी आप जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करने उतरते हैं, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जुडिशल सर्विसेज में अगर आप बोलें कि मैं सारे एग्ज़ाम दूंगा तो ऐसे बात नहीं बनेगी। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको जुडिशल सर्विसेज में ये समझना पड़ेगा कि देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जाम, एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट बिकॉज दिस इज़ व्हाट माई ग्राउंड रिसर्च इज। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जाम। पहली कैटेगरी होती है यूपी एंड बिहार, जहाँ पे जीएस एंड जीके काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो एक अपने में अलग कैटेगरी है। Second category is Delhi, Haryana and Himachal Pradesh and to an extent Punjab as well, जहाँ पे मेंस में बेरैक दी जाती है। So this one is highly concept based exam, जिसमें usually we have seen that coaching की आवश्यकता पड़ती है। And the third category of exam is Madhya Pradesh and Rajasthan, which is primarily a बेरैक based exam, जिसमें coaching is something which is not indispensable। तो जब आप ये तैयारी करने उतरते हैं आप, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर हेड कि विच ऑफ दीज 3 कैटेगरीज यू वांट टू चूज, बिकॉज अगर आप इंटरमिगलिंग करोगे तो दिक्कत ये होगी कि द नेचर एंड द डिमांड ऑफ एग्जाम इज डिफरेंट। तीनों कैटेगरीज की डिमांड्स बहुत अलग अलग हैं, तो अगर आप तीनों को अगर आप साथ साथ चलाओगे तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम निकालने में बहुत समय लग जाएगा। तो मेरी अप्रोच बहुत क्लियर थी। द फंडामेंटल प्रिंसिपल 1 वॉज टू चूज वन ऑफ दीज 3 एग्जाम्स, और अगर आप एक पढ़ोगे तो एक एग्जाम आपको साथ में सेम पैटर्न का मिल रहा है, तो आप इजीली आपको एक बैकअप भी मिल जाएगा। तो दिस इज द फोरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी एस्पिरेंट शुड कीप इन माइंड कि अगर हमने इंटरमिगलिंग कर दी तो दिक्कत हो सकती है। आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एज वेल। जैसे मान लो आपने मध्य प्रदेश का एग्जाम लिखा और गलती से 1 या 2 नंबर से आपका प्रीलिम्स रह गया। अब उसके बाद दिल्ली आया, फिर हरियाणा आया, फिर मान लो राजस्थान आया, फिर और कोई एग्जाम आया, और आप सारे एग्जाम देते हुए चले गए। तो अब आपने इफेक्टिवली क्या किया, आपने हर एग्जाम को 1-1, 2-2 महीना दे दिया। लेकिन वंस वी विल सी इन द टोटलिटी कि 1 साल बीतने के बाद भी कहने को आपका मध्य प्रदेश का दूसरा अटेम्प्ट होगा, बट इन एसेंस यू हैव नॉट ट्राई टू कवर अप योर शॉर्टकमिंग्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एसेंशियली यू आर अ सेकेंड अटेम्प्टर बट यू आर एज गुड एज अ फ्रेशर। तो आपने जब अपनी खामियों को आपने भरा ही नहीं, तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट का फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना भी चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक कैटेगरी पकड़ें और उस कैटेगरी में फिर हम मेहनत करके उसके एग्जाम सुनें। तो ये तो हुई फंडामेंटल प्रिंसिपल 1। अब बात करते हैं मेरी तैयारी और मेरे जर्नी की। अगस्त के आसपास, अगस्त के एंड तक मैंने मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्सनल रीजंस। तो 1 सितंबर 2020 से आई वॉज क्लियर इन माई हेड कि अब भाई मुझे जुडिशरी करना है। तो अब पहले 15 दिन विदाउट स्टडिंग अ सिंगल वर्ड आई डिड द ग्राउंड रिसर्च वर्क, बिकॉज मेरे हिसाब से जिस टेरिटरी पर अब आप लड़ने वाले हो आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। यू शुड नो द फील्ड वेयर यू गोना फाइट योर बैटल। तो आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ द एग्जाम, आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग कि कितना समय यूजुअली लगता है, कितना क्या लगता है। तो 15 दिन वॉज माई बेसिक रिसर्च वर्क। फ्रॉम 16 September आई डेडिकेटेडली स्टार्टेड स्टडिंग। तो उसके बाद उस समय मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दिसंबर में शेड्यूल था।
मेरा एक फ्रेंड है विच एवरीवन मस्ट बी नोइंग, हर्षित शर्मा, हु इज ऑलरेडी अ लीगल सेलिब्रिटी इन सिंपल टर्म्स. तो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उसने मुझे बेसिक चीज़ों को गाइड किया था. तो अब मैंने फॉर्म तब मज़े में भर दिया था. उसके बाद द एग्ज़ाम गॉट पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड और मार्च में इसका प्रीलिम्स था. तो मेरे को एसेंशियली 5 महीने मिल गए थे ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट माई सिलेबस. नाउ देयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर मैं चाहता कि मैं 5 महीने में सब पढ़ लूँ तो वो पॉसिबल नहीं था. What was important is if I want to crack my exam in the first attempt, the theory of exclusion, the theory of exclusivity comes into picture, the theory of elimination as well. आपको यह पता होना कि आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है you should know that आपको क्या नहीं पढ़ना है. And that's what I did. मैंने उन 5 महीने में every aspirant would know कि मिनिमम 1 से 1.5 साल तो चीज़ें पढ़ने में लग ही जाता है, which even I eventually realized. बट क्योंकि मेरे पास कम समय था तो मेरा फोकस था कि मैं कम समय में मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कैसे करूं. तो मैंने 5 महीने में पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई. पहले मैंने ये समझा कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है वंस, एंड दैट वाज पॉसिबल बिकॉज यू नीड अ गाइडिंग हैंड और यू नीड अ इंस्टीट्यूट और यू नीड अ फ्रेंड हु कैन टेल यू कि व्हाट प्रिसाइजली शुड बी रेड. तो इस चीज़ के लिए आई अप्रोच्ड एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, जिन्होंने मुझे अपना मटेरियल प्रोवाइड किया and which I feel was very important for me, which helped me a lot in order to cover precise syllabus. अब मेरे पास इतना समय तो नहीं था कि मैं रेगुलरली क्लासेस लगाऊं और एक के बाद एक मैं रोज़ क्लासेस लगा के मैं ख़त्म करूं. तो माय अप्रोच वाज सिंपल कि मुझे पता था कि मुझे लॉ समझ में आता है, तो मैंने उनके नोट्स लिए और मैं उसे अपने बिहाफ पे पढ़ता था. देयर वर फ्यू क्लासेस आई थिंक आलोक रंजन सर की थी जिन्हें मैंने रेगुलरली लगाया, विच वर रियली हेल्पफुल. बट उसके अलावा मुझे लगता था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द पेस ऑफ क्लास मैं खुद से कर सकता हूँ, और ऐसा कई बच्चे हैं जो कर सकते हैं. तो मैंने वही सिलेबस मैंने मोटा 4 से 5 महीने के अंदर मैंने सेल्फ स्टडी से कर लिया. मेरा शेड्यूल सिंपल था, मुझे पता था मुझे अब क्या पढ़ना है और मुझे पता था कि मुझे उस पर सटीक मेहनत लगानी है. तो मेरा अप्रॉक्स दिन का 15 से 16 घंटे आई यूज टू डेडिकेट टू माई स्टडीज़. आई मीन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स आप कितना कर सकते हैं. मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में निकालना है, तो इसीलिए आई डिड द बेसिक मैथ्स. सो व्हेन आई डिड माई बेसिक रिसर्च आई रियलाइज कि अमूमन एक इंसान 2 साल से 2.5 साल के बीच में ये कॉम्पिटिशन निकालता है, बिकॉज 1.5 साल प्रिपरेशन चलती है और 1 साल आपका एग्जाम में निकल जाता है. मेरे को ये एग्जाम 1 साल में निकालना था, दैट वॉज इन माई हेड. तो आई डिड सिंपल मैथ्स. जब 2 से 2.5 साल के लिए आपको रेगुलरली 6 से 8 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं, तो अगर मैं इसको 1 साल में करना चाहूँगा तो इट्स सिंपल मैथ्स. मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, विच मीन्स मुझे रोज 15 से 16 घंटे पढ़ने थे, विच आई डिड. इस फेज में जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जब मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे से शुरुआत में सिर्फ 11 से 12 घंटे निकल पाए. देन आई एनालाइज कि वेयर एग्जैक्टली प्रॉब्लम लाइज. देन आई अंडरस्टूड कि कुछ लीकेजेस थे, जैसे कि आई वॉज यूजिंग सोशल मीडिया, आई यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड्स अ लॉट, एंड ऑल दोज लीकेजेस आई ट्राई टू असर्टेन कि ये मेरा समय जा कहाँ रहा है. देन आई रियलाइज कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, तो फिर मैंने इन्हें कंप्लीटली बंद कर दिया. ड्यूरिंग द एंटायर फेज ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक, आई मीन एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया आई एब्सटेन फ्रॉम इट. मैंने सब डिलीट कर दिया था. मैंने अपना फ्रेंड सर्कल भी बहुत लिमिटेड कर दिया था, और आई यूज टू जस्ट टॉक टू हर्षित बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ जज. तो वो गाइड भी करता था और मुझे मोटिवेट भी करता था. सो आई जस्ट हैड 1 पर्सन टू स्पीक टू एवरी डे. उसके अलावा मैं अपने जीवन में मैंने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा था. तो अब 15 से 16 घंटे मैं रोज लगा रहा था. विद इन 5 मंथ्स मेरा प्रीलिम्स पड़ा मध्य प्रदेश का. मैंने वो लिखा. आई वॉजेंट वेरी श्योर कि निकलेगा कि नहीं, बट आई थिंक माई स्ट्रेटेजी वर्कड. मेरे लॉ, तो मध्य प्रदेश के हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 110 आर लीगल एंड रेस्ट 40 आर नॉन लीगल. मैं बोलूँगा कि समय की पाबंदी के कारण मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया था, बट लॉ में आई मैनेज टू स्कोर समवेयर अराउंड 85 ऑन 110, जो कि डर्थ ऑफ नॉलेज थी, मुझे पता है. बट आई वॉज हाईली स्ट्रेटेजिकल अबाउट रेस्ट 40 मार्क्स. 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर की जीके. लोगों को मैंने बहुत कहते हुए सुना है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो. मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है. अगर मैं 1 महीने के अंदर उन 40 मार्क्स में से 36 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, बिकॉज माई प्रीलिम स्कोर वॉज 121, तो मुझे लगता है कि अगर आप सटीक चीज़ें पकड़ें तो आपको दिन रात न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट थिंक देर इज़ एनी नीड टू हाइप अप थिंग्स, बिकॉज चीज़ें जितनी सिंपल रहेंगी, जितनी सरल रहेंगी,
उतना ही आसान रहेगा कंपटीशन निकालना। तो अब अब मैं बताना भी चाहूँगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जब अभी एमपी का प्रीलिम्स होने वाला था तो मैंने वो 2 किताबें ऑनलाइन शेयर करी थी जिनके थ्रू मैंने पढ़ा था और मेरे 40 में से 36 मार्क्स आए थे। तो आई विल ऑल्सो शेयर वो किताब कौन सी हैं बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने सिर्फ वही 2 किताबें पढ़ी थी, किताबें भी एज इन कि वो दोज वर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर्स। तो मैंने वो किया और मोटे मोटे मेरे सभी क्वेश्चन बन गए थे। व्हेन इट कम्स टू मध्य प्रदेश स्टैटिक पार्ट, इट इज़ कवर्ड इन दैट बुक। और जो जीके की चीज़ होती है, मेरे ख्याल से आप पूरे साला प्रतियोगिता दर्पण या ये सब पढ़ें, उसकी जगह आप आखिरी के 6 महीने की आप करंट अफेयर्स की यूट्यूब की वीडियो चलाइए, कोई भी स्टैंडर्ड जो आपको लगता है चैनल। मैंने तो अपने पापा को बोला कि पापा आप ये 6 महीने की वीडियो आप सुनो और आप मेरे लिए नोट्स बना दो। तो उन्होंने वही किया। वो जो 2-3 घंटे की वीडियो थी वो मैंने आधे घंटे में पढ़ के मैंने कवर कर ली। सो एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली साउंड हैं तो 40 में से 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। वो तो मेरा लॉ का पोर्शन थोड़ा वीक था क्योंकि समय ही नहीं मिला था, इसीलिए चीज़ें इस प्रकार से आगे बढ़ी। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, तो जब एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके बाद मोटा मोटा मेरे पास 50 दिन थे, बट देन ड्यू टू कोविड इट गॉट एक्सटेंडेड बाय फर्दर 50 डेज। सो इन टोटल आई हैड 100 to 110 डेज टू प्रिपेयर फॉर माई मेन्स। और उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था मेंस का, क्योंकि आप खुद समझेंगे कि 4 महीने 5 महीने में तो बेसिक ओवरव्यू ही हो पाता है चीज़ों का। तो अब मैंने उन 100 दिनों को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिवाइड किया। अब जो लोग अपेयर करेंगे उनको 50 दिन होंगे। तो इसको स्ट्रेटेजिकली डिवाइड ऐसे करना है कि आपको दिन को 4 भागों में बांट लेना है। नंबर 1 लॉ तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, वो सबसे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 2 इज ट्रांसलेशन। नाउ ट्रांसलेशन अब तो और द वेटेज हैज़ बीन इंक्रीज, अब वो 40 नंबर की आती है। तो आपको रोज ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड आई विल टेल यू द बुक एज वेल। मनमोहन जोशी नाम की किताब आती है जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू मास्टर ट्रांसलेशन फॉर मध्य प्रदेश का एग्जाम। उसके बाद जजमेंट राइटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी आपको रोज़ के रोज़ आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है उसके लिए पीपल माइट बी नोइंग रॉबिनजीत सिंह करके किताब आती है जजमेंट की, तो आप उससे पढ़ेंगे, दैट वुड सफाइस। उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। दिस वॉज स्टेप 3 एंड स्टेप 4 वॉज जो भी मेरा एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद रिवीजन करना होता था तो मैं लास्ट लॉट में चीज़ें रिवाइज करता था अपनी। सो ऐसे आप 4 भागों में दिन को बांट लीजिए। अगर आप इसे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे सो इट माइट बैकफायर, बिकॉज आफ्टर द रिजल्ट आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 2 सब्जेक्ट्स लॉ में तो बहुत अच्छा कर लिया बट ट्रांसलेशन में उनके नंबर ही नहीं आए या फिर जजमेंट राइटिंग में उनके नंबर नहीं आए। सो दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट एसिंग द लॉ बट हाउ वेल you equally distribute your weightage upon all the 4 papers. That is more important and that's where the key lies. तो अब मेरे पास 100 दिन में मैंने इस हिसाब से मैंने मेंस की तैयारी करी कि मैं हर सब्जेक्ट हर पोर्शन को मैं टाइम देता था इक्विटेबली। उसके बाद जब मैं मेंस मेरा सितंबर में था, फिर मैंने अपना पहला मेंस लिखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद मेंस बिकॉज मेरे को इतना टाइम मिला ही नहीं था कि मैं प्रैक्टिस आंसर राइटिंग वगैरह ढंग से कर पाऊँ। But I think my college basics helped me a lot. मेरे को the first time I was writing answer was in the examination hall, which is not the most right thing to do. But अगर ऐसा आपके संग हो जाता है because of paucity of time, तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मैंने भी वही किया। पहली बार मैंने जाके हाथ वहीं चलाया। The main mantra to clear this exam is पेपर पूरा होना चाहिए। If you lose out, if you don't attempt the entire paper, then the problem will arise. क्योंकि आपने कितने अच्छे भी आंसर लिखे हों, इवन इफ यू क्रिएटेड अ वेरी गुड इंप्रेशन अपॉन एग्जामिनर, अगर आपने पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए तो आप उनको मौका कैसे दोगे कि आपको मार्क्स दे पाए। तो इसीलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल रहना है अपने को। जहाँ तक लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि राइटिंग खराब हो जाती है ये वो, तो मैं तो उसका बहुत बड़ा भोगी हूँ। मतलब माई राइटिंग वॉज ऑलवेज समथिंग विच वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास था। जब आपको लगता है कि आपको बहुत तेज़ लिखना है और आपकी राइटिंग खराब हो रही है, इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज आप बड़ा लिखिए और काफ़ी स्पेस देके लिखिए, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो लेजिबल हो जाए। अगर एग्जामिनर को पढ़ने में आ रही है तो आप कितना भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एमपी स्पेसिफिक अगर मैं अब तो दैट वाज मोर अबाउट माय मेंस का, कि इतना करके मैंने लिखा था। आफ्टर द एग्जाम आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि निकलेगा, बिकॉज आई वाजंट वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। मतलब आई वाजंट वेरी श्योर अबाउट माय थिंग्स, but fortunately things pan out in my favor.
अब इसके बाद मैं बात करूं कि अप्रोच कैसे होनी चाहिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम है ना, ये हाईली प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो मैंने प्रीलिम्स लगाने से पहले मैंने पिछले 10 साल के मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने कम से कम 10 बार लगाए थे। तो हर एक क्वेश्चन मेरे को रटा हुआ था। तो अगर वो क्वेश्चन आया तो इट वॉज लाइक अ बोनस फॉर मी। तो जो भी मध्य प्रदेश अपेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एकदम मगअप करने पड़ेंगे। दैट इज इंडिस्पेंसिबल। व्हेन इट कम्स टू मेंस एज वेल, आई वुड शेयर अ वेरी स्पेशल एनेक्डोट। जब मैंने सिविल 1 का पेपर उठाया तो आप मानेंगे नहीं कि 100 नंबर के पेपर में से 35 नंबर का पेपर एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था। दैट बूस्टेड माई प्रिपरेशन बिकॉज मैंने तो प्रीवियस ईयर बहुत ढंग से किए थे, मेंस के भी। तो मेंस के आपको प्रीवियस 10 साल के सारे आंसर्स आपको रटे हुए होने चाहिए, चाहे फिर आप वो लिख के रटो या आप मेंटली रटो। दोज क्वेश्चन शुड बी ऑन योर टिप। तो मेरे को तो जो बूस्ट मिला था एग्जाम करते वक्त वो 35 मार्क्स का, आई कांट एक्सप्रेस इट ओवर हेयर। तो ये मूल मंत्र है कि हमको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस एज इट इज रट के जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन ही था हमारे पेपर में सेक्युलरिज्म के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से मेरे को याद था। तो बस अब क्वेश्चन देख के मेरे को सिर्फ लिखने की देरी थी। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अनदर थिंग फॉर एमपी इज कि बहुत राइटिंग स्किल ऐसा, इट इज़ प्योरली अ मिथ कि आंसर कैसे लिखें, नहीं। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन आता है, तो सिंपल सी बात है, पहले मैं बताऊंगा सेक्युलरिज्म क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि भाई इसे किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, फिर मैं बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं जो इसको एम्बाइब करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रियम्बल है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25-26 है। फिर मैं कुछ केसेस बताऊंगा जिनमें सेक्युलरिज्म की बात की गई है, एंड टुवर्ड्स दी एंड आर्टिकल 25-26 की जो लिमिटेशंस हैं मैं वो बताऊंगा। और आखिरी में मैं बताऊंगा कि नाउ वी हैव असेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक वाला केस था, सबरीमाला वाला केस था, यू विल मेंशन दोस। तो अगर आपको इतना पता है तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, कोई ऐसी दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई बहुत स्पेसिफिकली तैयारी इसकी आंसर राइटिंग की तैयारी नहीं करी थी। अगर आपको नॉलेज है तो मोटा मोटा आप कर ही लेंगे। तो दिस वॉज प्रीलिम्स, नाउ दिस वॉज मेंस। मेंस में हमें पता लग गया कि हमें प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है, पेपर पूरा करना है, राइटिंग कैसी भी हो हमें बड़ा बड़ा लिख देना है। अगर आपके मोटे मोटे ये चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाधा आएगी। अब मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं वापस से मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो देर इज़ अ 4 स्टेप प्रोसेस टू बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपने नोट्स, जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग के नोट्स हो, चाहे वो आपकी किताब हो, चाहे कोई भी नोट्स हो, आपको मिनिमम 3 बार करने हैं। उससे क्या होगा कि आप सभी टॉपिक से आप फेमिलियर हो जाओगे कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डाइंग डिक्लेरेशन, इफ आई से रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, ये किताब में तो ये सेक्शन में तो बहुत छोटा दिया हुआ है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वाइड है। तो अगर आप अपने नोट से ढंग से पढ़ लोगे तो आपके लिए कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ केसेस, तो फोरम कन्वीनियंस का कॉन्सेप्ट अपने आप वहाँ आ जाएगा। ये बेरेक में तो नहीं दिया होगा, लेकिन अगर हम नोट्स पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ, अगर इसकी बात होगी तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स कम्स इनटू पिक्चर। एक ही सोर्स लें, 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करें, जो पढ़ रहे हैं उसे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मल्टीपल रिवीजन, इवन दो मेंस के लिए मेरे पास मात्र 100 दिन थे, पर मैंने अपना सिलेबस कम से कम नहीं तो 5 बार रिवाइज कर लिया था। दैट इज़ वेयर द कीज लाई। 10 जगह से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक ही सोर्स पकड़ना है, और वो एक सोर्स पकड़ने के लिए बेसिक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन सा सोर्स पकड़ूँ। सो दैट इज़ वेयर योर ग्राउंड रिसर्च कम्स इनटू पिक्चर। अब उस एक सोर्स को आप मल्टीपल टाइम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। तो जब आप आंसर लिखेंगे ना, जैसे मैं सेक्युलरिज्म का आंसर लिख रहा था तो मेरे दिमाग में वो पूरा ढांचा बना हुआ था कि मैं अगला क्या लिखूंगा, अगला क्या लिखूंगा। सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू अ लॉट। तो ये तो बात हुई स्टेप 1 की। स्टेप 2 इज बेयर एक्ट। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान आर हाईली बेयर एक्ट बेस्ड एग्जाम। इन दोनों एग्जाम्स के लिए बेयर एक्ट आपके टिप पे होनी चाहिए, विच मीन्स हर एक सेक्शन आपको आना चाहिए। मेरे से अगर आप सोते जागते हुए आप कोई भी सेक्शन पूछ लेते तो मुझे वो पता था, बिकॉज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन केस लॉज एंड अदर थिंग्स, मैंने सिर्फ बेयर एक्ट पे ही फोकस किया, और क्वेश्चन भी एकदम बेयर एक्ट बेस्ड डायरेक्ट आते हैं। तो बढ़िया, अगर हम वो बेयर एक्ट ढंग से चार्ट लेंगे तो आई थिंक थिंग्स विल बिकम वेरी ईजियर फॉर अस। दिस इज स्टेप 2। नाउ पीपल माइट से कि अगर बेयर एक्ट से ही पेपर आएगा तो हम नोट्स क्यों पढ़ें। उसके 2 रीज़न है। पहला तो ये कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है।
सेकेंडली हमें मेंस भी तो लिखना है, और मेंस के लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, तो वो आपके नोट से बनेगा। और सबसे बड़ा रूल जो एवरी एस्पिरेंट शुड रिमेंबर इज कि जो भी एग्जाम आप अपेयर करना चाहते हो, प्रीलिम्स लिखने वाले दिन, प्रीलिम्स लिखने से पहले आपका मेंस का सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द बिगर रूल इज। आई कुड नॉट डू दैट इज माई फेलियर, बट जिसका प्रीलिम्स लिख रहे हैं उसके प्रीलिम्स से पहले आपकी मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए। दिस इज द मूल मंत्र ऑफ दिस एग्जाम। नाउ कमिंग टू थर्ड स्टेज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विच इज मस्ट। तो अगर आप प्री है तो प्री के प्रीवियस ईयर कीजिए, मेंस है तो मेंस के प्रीवियस ईयर कीजिए। एमपी में तो ये बहुत प्रिडोमिनेंट है, राजस्थान में प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, बट यू कैन आइडेंटिफाई द टॉपिक्स कि किन टॉपिक्स पे रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। दिस इज स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इज मॉक टेस्ट। आप प्री के पहले प्री के लगाइए, मेंस के पहले मेंस के लगाइए। अगर आपने ये 4 चीज़ें कर ली तो मेरा यह मानना है कि इन दोनों एग्जाम्स में कोई आपको रोक नहीं सकता। दिस इज हाउ इट इज़ डन, दिस इज हाउ आई हैव डन एंड दिस इज हाउ एनीवन कैन डू इट। अगर मैंने ये पूरा प्रोसेस 8 महीने में ख़त्म कर दिया है ना, तो अगर आप 1 से 1.5 साल भी ले रहे हैं और इतना अगर आप ढंग से कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हरा सकती है आपको। दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। उसके बाद माई जर्नी वॉज कि मैंने उसके बाद राजस्थान का प्रीलिम्स लिखा था। राजस्थान तक आई वॉज थरो विद लॉ, क्योंकि मुझे लॉ पढ़ने का समय मिल चुका था। राजस्थान का एग्ज़ाम था नवंबर में, तो मोटा मोटा मुझे तैयारी करते हुए तब तक 1 साल हो चुका था, 1 साल 1 महीना। राजस्थान में विद द सेम स्ट्रैटेजी आई स्कोर्ड 92 on 100 इन माई प्रीलिम्स विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और उसका रीज़न ये था कि मेरी तैयारी बहुत सटीक थी। अगर कम समय है तो सटीक तैयारी ही करनी पड़ेगी, वरना दिक्कत होती है। तो उसके बाद फिर मैंने राजस्थान के मेंस के मॉक्स लगाना स्टार्ट किया। आई यूज टू सॉल्व आई अप्रॉक्स सॉल्व 50 to 60 मॉक्स बिफोर राजस्थान मेंस। और जब वो हो गया, बट जिस दिन राजस्थान का एग्ज़ाम शेड्यूल था उसके 3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश का रिजल्ट आ गया। सो आई वॉकड ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान बिकॉज मध्य प्रदेश वॉज माई प्रियोरिटी। सो ये तो हुई हमारी मेंस की और प्रीलिम्स की बात। अब मैं करूँगा बात इंटरव्यू की। इंटरव्यू में अमूमन ये बोला जाता है कि आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, सब आना चाहिए। मेरे हिसाब से इंटरव्यू इज़ द ईजीएस्ट। इंटरव्यू में बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरव्यू प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ 2 things, वन इज़ लीगल, अदर इज द सेकेंड इज़ नॉन लीगल। लीगल तो क्या है कि अगर मैं स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहाँ तो जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बेरेक्ट दी, जो भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने बेरेक्ट रेफरेंस के लिए दे दी। तो आप तो बेरेक्ट पढ़ के जिससे बेसिक लॉ भी आता है वो तो कुछ भी बता सकते हो आप। बट आई थिंक द वेयर यू ड्रॉ द मार्क्स, वेयर यू एक्सट्रैक्ट द मार्क्स इज नॉन लीगल क्वेश्चंस में, कि आप नॉन लीगल क्वेश्चंस कितना क्रिएटिवली आंसर करते हैं। जैसे मेरे से पूछा गया था कि अरे आप तो लाखों की जॉब कर रहे थे अमरचंद में, यहाँ तो आपको सैलरी इतनी मिलेगी, तो कैसे कर पाओगे यार आप तो भाग जाओगे, इतने कम पैसे में तो चलेगा ही नहीं आपका। सो आई हैड माई आंसर प्रिपेयर टू दिस, मैंने जवाब दिया एंड आई ट्राई टू कन्विंस देम। फिर मैम ने मेरे को बोला, द सिस्टर जज, शी टोल्ड मी कि आप तो बड़ी बड़ी जगह रहे हैं, आपने तो मुंबई में काम किया है, आप तो यहाँ रहे हैं, अब मैं अगर आपको किसी छोटे से ज़िले में फेंक दूंगी यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो आप तो डर डरा के भाग जाएंगे। सो आई अगेन हैड आंसर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि भाई मेरे पिताजी जो हैं वो फौज में हैं और हम तो और भी रिमोट जगह रह चुके हैं। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस एंटिसिपेट करने होंगे। और इंटरव्यू के लिए भी सेम फंडा होता है, यू शुड गिव एज मैनी मॉक्स एज यू कैन, तो आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे मैंने कम से कम 10 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबल था इस प्रोसेस से। फिर वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो आप देखिए, बट दैट इज समथिंग विच इज़ इंडिस्पेंसिबल टू दिस एंटायर प्रोसेस। तो ये बात हुई हमारे इंटरव्यू की। अब मैं एक बहुत ही पेक्यूलियर बात करना चाहूँगा। जैसे मैं तो था कॉर्पोरेट लॉयर, मैं अमरचंद में काम कर रहा था और आई वॉज अर्निंग इन लैक्स, बट वही था कि मेरे को अंदर से था कि मुझे जुडिशरी करना है, मतलब दैट वॉज क्लियर इन माई हेड। तो ऑल दोज पीपल हु आर करेंटली डूइंग एनीथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड दे वॉन्ट टू मेक अ स्विच, तो ये क्लियर मैसेज है उनके लिए कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर मैं वो छोड़ के कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है कि हमको सटीक मेहनत करनी है, सटीक चीज़ पे मेहनत करनी है और खूब सारी मेहनत करनी है। अगर ये काम हम प्रॉपरली कर लेंगे
तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं निकलेगा। अब जो गलतियां बच्चे अमूमन करते हैं वो यही है कि वो कैटेगरीज की क्रिस क्रॉसिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यू माइट फाइंड समवन जिसने एमपी भी निकाला होगा, दिल्ली भी निकाला होगा, यूपी भी निकाला होगा। डेफिनेटली देर आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आउट देयर, लोग करते हैं, बट द क्वेश्चन वन शुड आस्क इज कितने सालों में। बिकॉज अगर आप मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको फिर वो काम करने में बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको 1 साल में ही निकालना है या फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो उसके लिए पिन पॉइंटेड कॉम्पिटिशन का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो फिर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। तो इसका मेरा तो सिंपल सा जवाब था। इसके 2 मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक था कि आई चोज एन आइडल, मतलब मैं बास्केटबॉल लेजेंड कोबी ब्रायंट को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। तो उनकी फ़ोटो मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने लगा ली थी। तो जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता था तो मैं अपने आप से पूछता था कि क्या अगर कोबी ब्रायंट मेरी स्थिति में होता और अगर वो मेरी तरह हार मान लेता तो क्या वो आज एक लेजेंड बन पाता। तो जब भी मुझे आंसर मिलता था नहीं, तो मैं चुपचाप पढ़ने बैठ जाता था। दिस इज़ वन। सेकेंड इज मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल एक इशू ये भी आता है कि पीपल स्टार्ट फीलिंग कि मेरा तो पूरा कट हो गया, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ईच वन शुड हैव वन लाइक माइंडेड फ्रेंड जिससे वो रोज़ बात कर सके और विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी बात कर सके। अगर आपका सर्कल ऐसा है तो मेरे ख्याल से ये वाली जो समस्या है ये आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। बिकॉज सुनने में ये बहुत छोटी चीज़ लगती है, बट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ईयर्स टुगेदर ये जो एक डिमोटिवेशन या फिर एक पीछे हटने वाली चीज़ है वो दिमाग में आती है। तो उसका समाधान ये है। और जस्ट बिकॉज इट इज़ टेकिंग टाइम मेरे ख्याल से डज नॉट मीन कि आप वर्थलेस हैं ये हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ पाने के लिए टाइम तो लगेगा। इट्स जस्ट कि स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो आप उसे और जल्दी पालेंगे, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फ्लॉड होगी तो उसमें टाइम लगेगा। बट अगर मेहनत सटीक और मेहनत अच्छी है तो मेरे ख्याल से वो नहीं रुकता काम। और 2 चीज़ें मैंने और फॉलो करी थी। तो इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोसीजरल थिंग्स ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, तो सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट क्यों करी थी। अगर मुझको बनना था न्यायाधीश तो मैं ऐसे बीच में तो अबैंडन नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है। मेरी भी तैयारी में बहुत पर्सनल इश्यूज आए थे, पापा बीमार, मम्मी बीमार, मैं बीमार, बट आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल। ये सबके संग ही हो रहा है। तो जो इसको ओवरकम कर लेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली वो पीछे रह जाएगा। तो सेल्फ बिलीव के बाद होता है सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपनी इच्छाओं पे काबू रखना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ भी लोगे, सब कर लोगे, लेकिन अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे ना कि मैं चलो व्हाट्सएप भी चला लेता हूँ, चलो पार्टी भी कर लेता हूँ, चलो घूम भी आता हूँ, तो अगर चलो वाला काम रहेगा ना तो फिर वो नहीं चलेगा। इट डजेंट हैपन। दैट इज़ अ इशू विद दिस एग्जाम। आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, उसके अलावा बात नहीं बनती है। और दिमाग में 100% श्योर रहना पड़ेगा कि मेरा तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट है तभी आपकी मेहनत सटीक रहेगी और आप मेहनत कर पाएंगे आगे। मेरे सिलेक्शन के बाद से मैंने ये देखा है, मतलब मुझे इस बात का अनुभव हुआ है कि जिस चीज़ के लिए हम सोचते हैं ना कि अगर हम न्यायाधीश बन जाएंगे तो ये होगा वो होगा, और वो सही में होता है। जिस दिन से मैं जज बना हूँ मैंने अपनी लाइफ में वो चेंज देखा है। एंड आई थिंक दिस वॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे भाभी, इन सब की खुशी। दिस हैप्पीनेस इज एनॉर्मस। जब आप अपनी वजह से आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पर वो खुशी और प्राउड की फीलिंग देखोगे तो मुझे लगता है उसके ऊपर कुछ नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर। तो वो चीज़ें जो हम टीवी में देखते हैं वो जेन्युइनली होती हैं, वो सपने सही में साकार होते हैं, और उनको करने के लिए वही है कि सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सेकेंडली, हेलो ऑल, आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। देयर माइट बी एडवर्स फैक्टर्स, बट ठीक है, उसके लिए दृढ़ निश्चय करना है, अपना डिटर्मिनेशन रखना है, और चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आती जाएंगी। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक डीकेटी टीम। इन्होंने मुझे यह प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, और मैं अपना जो मैसेज है, अपनी जो जर्नी है, वो मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स के संग शेयर कर पाऊँ। आई मीन दे हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब,
एंड आई रिमेंबर वन थिंग कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया था तो मैंने भी ऐसे किसी का इंटरव्यू देखा था एंड DKT वॉज अ प्लेटफॉर्म जहाँ से मुझे वो मोटिवेशन आया था कि एक दिन मैं भी वहाँ पहुँचूंगा। और देखिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और वो दिन मेरे लिए तो आज आ गया। सो मेरे सिलेक्शन के बाद से आई थिंक आई हैव अप्रॉक्सीमेटली स्पोकन टू 200 स्टूडेंट्स बाय नाउ, जिनको मैंने अपनी तरफ से गाइड करने की पूरी कोशिश करी है। बिकॉज मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे पास सही गाइडेंस था इसीलिए मेरी जर्नी बहुत स्मूथ हो गई। इसीलिए आज मैं DKT के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू अधिक से अधिक बच्चे देखें और वो समझ पाएँ कि एक सही गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था तो मैंने भी सबसे पहले DKT के प्लेटफॉर्म पे ही किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा था और उसी दिन मेरे अंदर ये चाह थी कि एक दिन मेरे को भी सेम मौका मिले कि मैं भी DKT के प्लेटफॉर्म पे आके अपना इंटरव्यू दे पाऊँ और यह फीट अचीव कर पाऊँ। तो आज मैं DKT को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, जिसके माध्यम से मैं सभी बच्चों को अपनी बात प्रोपेगेट कर पा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दे कैन स्पीक टू मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम, बिकॉज आई हैव बीन हेल्पिंग अ लॉट दीज डेज, जो भी मेरे को अप्रोच करता है। और रिसेंटली मैंने MP प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मैंने काफ़ी सारे पोस्ट डाले भी थे इंस्टाग्राम पे, जो कि रियली बहुत ही लोगों को हेल्पफुल हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट इन टच आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जो मेरा मूल मंत्र था वो मैंने DKT के माध्यम से मैंने एक्सप्रेस कर दिया। धन्यवाद।